1 जुलाई एंड 1 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पीएम एड्रेसेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ मीट। फाइन। तो गाइज आपको पता है हमारे इंडिया में कुछ जो आपको कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो आपको फ्री में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी होती हैं, ये स्पेशली उन लोगों को करती हैं, या फिर जो मतलब वीकर सेक्शंस होते हैं या डिसेबल्ड सेक्शंस होते हैं। हाई कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी होती है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस होती है, और तालुका जो लेवल पे ना लीगल सर्विस कमेटी होती है। फाइन। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं, इनको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इसका काम ये था कि हम क्या कर सकें, फ्री में लोगों को लीगल एड प्रोवाइड कर सकें, लोग अदालत को ऑर्गेनाइज कर सकें, और लॉ से रिलेटेड एक लिटरेसी कैंप्स लोगों के ऑर्गेनाइज कर सकें ताकि लोगों को अवेयरनेस बढ़े। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योर करते हैं कि हम लोगों तक उनको जस्टिस सिक्योर करें, उनको फंडामेंटल राइट्स लोगों तक बताएं कि क्या फंडामेंटल राइट्स हैं और आपका क्या क्या राइट है। ठीक है, एंड इट दे कांट बी डिनाइड बाय एनी सिटीजन्स बिकॉज ऑफ देयर पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, तो इस सब के लिए हम उनको अवेयरनेस मतलब कि फैलाते हैं। फाइन। अभी तक अगर हमारी कंट्री में देखो तो 676 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं जिनको हेड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, जो इनका चेयरमैन भी होता है। फाइन। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जो कोर्ट पे जो बर्डन्स हैं उनको रिड्यूस करना बाय रेगुलेटिंग द लोक अदालत विच इज़ कंडक्टेड बाय द नालसा। ठीक है, लोक अदालत है कि एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया था अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी। फाइन। अब जब हम पढ़ रहे थे लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 है क्या, इसको इसलिए इनेक्ट किया था सो दैट हम क्या कर सकें, फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज को अपना नेशन वाइड एस्टेब्लिश कर सके वीकर सेक्शंस के लिए। आर्टिकल 339A जो भी DPSP है वो बोलता है कि हमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है पुअर और वीकर सेक्शंस को, सो दैट हम उन लोगों को जस्टिस डिलीवर कर सकें। ठीक है, नालसा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, सो दैट वो क्या कर सके, जो भी लीगल एड प्रोग्राम चल रहे हैं उनको मॉनिटर करता है और उनकी क्या क्या किस तरह से इंप्लीमेंट करना है उसके लिए पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स बनाता है। ये बेस्ड अपॉन टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। जो फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं ये किस तरह से वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया सीक्स टू अनलॉक ट्रेड पोटेंशियल विद सेंट्रल एशिया विया चाबहार पोर्ट। तो गाइस हमने कवर पढ़ा है, देखो ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी कवर हो सकता है या फिर हमारा जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम उसमें भी कवर हो सकता है। अभी क्या है, चाबहार डे के ओकेज़न पे इंडिया ने अफर्म किया है कि वो क्या करेगा, सेंट्रल एशियन रीजन के साथ अपना ट्रेड और ज़्यादा बढ़ाएगा बाय मेकिंग चाबहार पोर्ट एज अ ट्रांजिट हब अंदर था INSTC। और INSTC है क्या, एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है जिसका एम है कि इंडियन ओशन को कनेक्ट करना है कास्पियन सी के साथ विया पर्शियन गल्फ ऑनवर्ड्स रशिया नॉर्दर्न यूरोप। ठीक है, तो इस कॉरिडोर के अंदर ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एशिया रीजन को थोड़ा सा यूरोप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाबहार पोर्ट गल्फ ऑफ अमान में लोकेटेड है, सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर प्रोविंस ऑफ ईरान में। ठीक है, जिसको जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के द्वारा। ठीक है, चाबहार को यूज़ करके इंडिया क्या कर सकता है, पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है अगर उसको कुछ भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में। ठीक है, अब इससे क्या होएगा, सबसे पहले जो हमारा अगर हम जो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं रशिया, यूरोप या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, या फिर वहाँ से कुछ चीज़ हमारे इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो उसकी करियर कॉस्ट और टाइम दोनों रिड्यूस होंगे। ठीक है, अब इसका इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है सेंट्रल एशियन रीजन का, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या वहाँ पे कमर्शियली वेबल क्वांटिटीज़ है मिनरल्स की बहुत, जैसे कोयल गैस है, यूरेनियम है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बोल सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट करे इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रेलवे, रोड, हाईवे, पावर ट्रांसमिशन लाइन, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा। हमने एक नियर अब्रॉड मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्री करना है। इसके अलावा हमने सिग्निफिकेंट एनर्जी सप्लाईज प्रोवाइड करनी है रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेज। ट्रेड कनेक्टिविटी इकोनॉमी के अलावा सेंट्रल एशियन रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि तालिबान स्पेशली जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि रशिया और मिडल ईस्ट में आप इजीली पहुंच सकते हो। इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया गया सो दैट हम सेंट्रल एशिया के साथ एंगेज हो सके। इंडिया का कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी आई थी 2012 में, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो कि 2019 में स्टार्ट किया गया था। इंडिया ने ऑलरेडी $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी एक्सटेंड की गई है सो दैट उस रीजन को सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए। इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल है जिसको एस्टेब्लिश किया 2020 में। इसके अलावा इंडिया तापी पाइपलाइन का पार्ट दैट इज़ अ तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। इसके अलावा एग्रीमेंट है जो कि अभी हमने पढ़ा है, एक तो INSTC और अशगाबाद एग्रीमेंट। जनवरी 2022 में फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट भी हुई थी। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है
प्रोडक्शन ऑफ जूट क्रॉप हैज़ फॉलन ओवर बाय 13% इन द पास्ट डिकेड। पिछले 10 साल में जूट की प्रोडक्शन 13% गिर चुकी है। तो गाइस ये जो न्यूज़ एग्रीकल्चर सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब रिपोर्ट है ये, जिसमें बताया कि इंडिया की जो जूट प्रोडक्शन है वो 1.77 मिलियन टन तक डिक्लाइन हो गई, मतलब इतनी रह गई है 2021-22 में, जो कि 2011-12 में 2.03 मिलियन टन होती थी। इन सालों में देखा गया है कि जूट कल्टीवेशन के अंदर जो एरिया था वो भी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, रीजंस क्या है? पहली बार जूट के प्रोडक्ट्स की मार्केट नहीं है, गवर्नमेंट भी इसको खरीदती नहीं है। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है एज वेल एज द सोरी स्टेट फॉर द इंडियन जूट मिल्स। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, जो कि लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी नेचुरल फाइबर होता है, जो कि काफ़ी टेक्सटाइल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। जूट की जो क्रॉप है उसको उगने के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जाता है विद टेम्परेचर 24-38 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम रेनफॉल वहाँ पे 1000 mm रिक्वायर्ड होती है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था रॉ जूट का। और जूट प्राइमरली कहाँ कहाँ ग्रोन होती है इंडिया में? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, क्योंकि वहाँ पे मतलब बारिश ज़्यादा चाहिए। इंडिया का शेयर ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट में ओनली 7% है, जबकि बांग्लादेश कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? नियर अबाउट 75%। स्टेप्स क्या लिए गए सो दैट हम जूट इंडस्ट्री को थोड़ा कॉम्पिटिटिव बना सकें? मैंडेटरी पैकेजिंग इन जूट मटेरियल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर ये बताया था जो भी 100% फूड ग्रेन्स हैं उसमें से मिनिमम मतलब 100% फूड ग्रेन्स और 20% शुगर को कंपलसरी जूट के बैग्स में ही पैक करना है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी लेके आए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? जूट से रिलेटेड है। जूट मार्क इंडिया लोगो आया था सो दैट जूट प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी को हम बता सके। जूट आईकेयर आया था, जिसके अंदर हमें सर्टिफाइड सीड्स यूज़ करनी है और साइंटिफिक टेक्निक अडॉप्ट करनी है। अब हम जरा देखते हैं इसी पीरियड में, जिस पीरियड में इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है, जो बांग्लादेश में प्रोडक्शन और एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, बांग्लादेश में ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इन एक्सपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट, बिकॉज लो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, क्योंकि वहाँ पे लोअर वेजेस हैं, फेवरेबल पावर तारीफ अच्छी है, कैश सब्सिडी है फॉर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाइड जूट प्रोडक्ट मार्केट। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू ई वेस्ट रूल्स थ्रेटनिंग जॉब्स कलेक्शन नेटवर्क। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट में कवर होगी, क्योंकि जो अभी क्या जो न्यू ई वेस्ट आ रहे हैं उस रूल्स की वजह से हमारी जॉब्स पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, डाटा आया है ई वेस्ट रूल्स पे, जिसने बताया कि किस तरह से अगर आप जो बंदा भी ई वेस्ट को प्रोड्यूस करता है उसी को ही अपना कलेक्ट करना होगा। तो उससे क्या होएगा? Draft notification on e-waste rules proposes to do away with the producer responsibility organization and dismantles with all the responsibility of recycling vested with the authorized recyclers। मतलब कि देखो अभी हमने क्या किया ई वेस्ट में बोल दिया है कि जो भी प्रोड्यूस करेगा वही उसको रिसाइकिल करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो और लोग इन्वॉल्व थे रिसाइकिल करने में तो उसकी जॉब चली जाएंगी। ठीक है, PRO क्या होता है? दैट इज़ अ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको डिफाइन किया गया है अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2016, जो एक इंटरमीडिएटरी होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर एंड फॉर्मल रिसाइकलिंग यूनिट। ठीक है, जिसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास टेक्नोलॉजी होती है कि वो रिसाइकिल कर सके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को। ठीक है, PROs नियर अबाउट एम्प्लॉयमेंट देते हैं 25 से 30 हज़ार लोगों को। इसके अलावा और क्या प्रोविजन है इस रूल्स के? सबसे पहले इसके अंदर इन्होंने किन के लोगों को कवर किया? मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर, रिसाइकल एंड रिफर्बिलिशर्स को अंडर द एक्सटर्नल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क, जो रजिस्टर्ड है सेंट्रलाइज पोर्टल ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक पॉलिसी अप्रोच होता है, जिसके अंदर प्रोड्यूसर जो भी ई वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, चाहे फिजिकल हो चाहे फाइनेंशियल हो, कि उसको अपने प्रोडक्ट्स को ट्रीट करना है या फिर डिस्पोज करना है। ठीक है, टारगेट ये कि हम क्या करना है, जो भी कंज्यूमर गुड्स कंपनीज है, जो मेकर्स हैं, उनको एटलीस्ट अपना 60% जो ई वेस्ट जनरेशन करते हैं, ठीक है, उसको मतलब कि रिसाइकिल करना है 2022-23 तक। ठीक है, 70% रिसाइकिल करना है 2023-24 तक, और 80% करना है आफ्टर 2024-25। ठीक है, EPR सर्टिफिकेट किस तरह से जनरेट होता है? CPCB दैट इज़ अ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही आपका सर्टिफिकेट को जनरेट करते हैं, जब आप प्रोडक्ट को रिसाइकिल रिफर्बिश कर सकते हो। ट्रेडिंग आप कर सकते हो इन सर्टिफिकेट्स टू कार्बन क्रेडिट दैट विल अलाउ अ कंपनीज टू टेम्परेरी शोर ऑफ शॉर्टफॉल्स। ठीक है, अब आप ज़रा देख सकते हो कौन कौन सी हमारा ई वेस्ट कितना कलेक्ट होता है, कितना डिसमेंटल किया जाता है, कितना रिसाइकिल किया जाता है। जनरेशन आप देख सकते हो कितना 7 लाख कुछ टन हो रहा है, और सिर्फ 69,000 को हम रिसाइकिल करते हैं। 2018-19 में भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हम सिर्फ कितना कर रहे हैं, और 2019-20 में 10 लाख कुछ टन हुआ है मतलब कि प्रोड्यूस, और हमने सिर्फ रिसाइकिल किया 2,24,000 टन। ठीक है, कौन कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग कर रही हैं? तो 3 लाख से भी ज़्यादा कर रही है यूपी हो गया, है ना, इससे हो गया। इसके बाद 1 to 3 लाख कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो उत्तराखंड हो गया। ठीक है, और नीचे की स्टेट्स होगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी।
पीएम लॉन्चेस द पावर सेक्टर रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, दैट इज़ द रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसके अंदर हमने क्या करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उनकी एफिशिएंसी और फाइनेंशियल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके पास फिजिकल स्ट्रेस रहता है, तो उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करके। तो ये रिफॉर्म बेस्ड और रिजल्ट लिंक्ड स्कीम है, मतलब कि इसमें कुछ हम रिफॉर्म करेंगे और हमारा एक ही जो रिजल्ट्स आए उसको हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो आउटले है वो नियर अबाउट 3 ट्रिलियन रुपीज़ है, 5 साल में बटा हुआ है। इसके अलावा जो भी REC PFC है उनको नॉमिनेट किया था नोडल एजेंसीज, ठीक है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है। जो भी स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो एलिजिबल हैं कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं अंडर दिस स्कीम। ये सिस्टम प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सो दैट वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर सकें, खुद को स्ट्रेंथन कर सके। ये 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स भी प्रपोज करेगा ऑल ओवर द कंट्री। ऑब्जेक्टिव ये ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी टेक्निकल कमर्शियल लॉसेज होते हैं और इसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लॉस होता है, 12 से 15% है, उसको रिड्यूस करना है। इसके अलावा जो पावर सप्लाई आती है और उसके जो रेवेन्यू है कंपनीज को मिलता है उसके बीच में जो कम गैप है उसको हमने जीरो करना है, ठीक है। स्कीम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। पार्ट ए है जिसके अंदर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। पार्ट बी में हम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे एंड अदर इनेबलिंग एंड सपोर्टिंग एक्टिविटी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो रूफटॉप जो सोलर पैनल है, जो आपकी छतों पे सोलर पैनल आजकल लोग लगाते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड कॉसेस ₹10,000 करोड़ मार्क। तो गाइज ये जो न्यूज़ है पॉलिटिकल गवर्नेंस में कवर होगा। देखो गाइज इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने क्या कंसर्न्स रेज किया। देखो गाइज जो पॉलिटिकल पार्टी सपोज करो आप किसी इलेक्शन में खड़े हुए हो, ठीक है, अब आपको वोट चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपको पैसा चाहिए तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करोगे। इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने से क्या होगा, जो भी इसको खरीदेगा तो आपको वहाँ से पैसे मिलेंगे, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंग 2018 से देखा जाए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा कमा रही है और 10,000 करोड़ पे कमा चुकी हैं। यूनियन बजट 2017-18 ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था कि इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट है जो दैट हम पॉलिटिकल फंडिंग के सिस्टम को क्लीन कर सकें। इसका एम यही था कि पॉलिटिकल फंडिंग में जो कैश यूज़ होता है उसको लिमिट कर सकें, ठीक है, जो फ्रॉड पॉलिटिकल पार्टीज उनको एलिमिनेट कर सकें और डोनर को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ब्लैक मनी को कर्ब कर सकें, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड वैलिड होता है 15 दिन के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और इस कोई भी इंडिया का सिटीजन या कोई भी इंडिया की जो एंटिटीज़ है वो उसको खरीद सकती हैं, ठीक है। तो याद रखना बाय अ इंडियन सिटीजन, ठीक है। ये हमेशा किस रेशो में बढ़ता है, 1000 के या फिर 10,000 के या 1 लाख 10 लाख 1 करोड़, इनकी रेशो में बढ़ता है। ये नहीं 5,000 का निकाल दो, नो, ठीक है। और SBI ओनली बैंक अथॉराइज्ड जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेचती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलिजिबिलिटी क्या कौन कौन कर सकता है, जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है जिसको एटलीस्ट जो रिसेंट जनरल असेंबली इलेक्शन हुआ इसमें एटलीस्ट 1% वोट मिली हो वो इसको फ़ायदा उठा सकता है। जो भी इस बॉन्ड्स को खरीदता है उसको अपनी फुल KYC डिटेल देनी पड़ती है, बट जो बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी पड़ती। सपोज करो मैंने खरीदा, मेरे को अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप खरीद रहे हो मुझसे, ठीक है, तो आपको, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो गए, तो आपको अपनी डिटेल देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंसर्न्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एनोनिमस डोनेशन हो रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की प्रिंसिपल में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसके अलावा लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें रिक्वायरमेंट की लिमिट को कुछ डिसमिस नहीं किया हुआ है। इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड भी कहीं ना कहीं घटता है, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश पार्टीज़ होती हैं वो इसका फ़ायदा ज़्यादा उठा पाती हैं एज़ कम्पेयर टू जिनको एक्चुअल में पैसे की ज़रूरत है। फाइन। नेक्स्ट हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पढ़ते हैं। गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट। अभी के मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला है कि आप क्या कर रहे हो, जो 44 चेस ओलंपिक एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसमें प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री की भी फोटोग्राफ्स को इंक्लूड करो। 2015 में कॉमन कोर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोर्स आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि किस तरह से गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर सकती है, ठीक है। NN माधव मेनन कमेटी भी आई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप की गई थी, उसमें भी उन्होंने बताया था किस तरह से गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, उससे रिलेटेड रेगुलेशंस को बताया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हर एक गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट मैंडेटरी है
कि कोई भी उसमें पॉलिटिकल सिंबल नहीं यूज़ करना, कोई लोगो को और फ्लैग नहीं यूज़ करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। इसके अलावा आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकालो तो उसमें प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री की फोटोग्राफ यूज़ करनी है। इवन कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और सीएम की कर सकते हो, ठीक है। तभी आपने देखना कोई एडवर्टाइजमेंट बैनर लगा होता है, तो अगर सपोज करो यूपी में लग रहा है तो यूपी के सीएम की तो होगी, लेकिन ऊपर से प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की भी होगी। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। अभी ये जो भी इसके अंदर ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई भी अपनी प्रॉब्लम दर्ज की है तो उसका रिड्रेसल जो टाइमलाइन है अब उसको रिड्यूस करके 45 दिन से 30 डेज कर दिया है। ऑलमोस्ट जो 87% ग्रीवेंसेस हैं उसको ऑलरेडी डिस्पोज कर चुके हैं 45 दिन से कम। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सिटीजन्स अपने ग्रीवेंसेस को मतलब कि कंप्लेंट अपनी फाइल कर सकते हैं कि वो किस पब्लिक अथॉरिटी से दुखी हैं, ठीक है, ऑन एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू द सर्विस डिलीवरी। ये सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से कनेक्ट करता है, सभी सेंट्रल स्टेट्स के। इसके और फीचर्स की हैं, जब तक आपकी ग्रीवेंसेस को ऑटो रूट कर देता है, आप डाटा एनालिटिक्स को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। इश्यूज़ क्या क्या यहाँ पे नहीं ले जा सकते, सब्जुडाइज केस, पर्सनल एंड फैमिली डिस्प्यूट और सजेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव। अभी ये राजा मंत्री चोर सिपाही पोशंपा गिल्ली डंडा, देखो आप छोटे मोटे हम खेलते थे सब चीज़ें, ये अमंग 75 ऐसी गेम्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे स्कूल्स में अंडर दिस सिस्टम, ठीक है। ये इनोवेट, क्योंकि अभी देखना जैसे जनरेशन आ रही है वो इन सब गेम्स को भूल रही है, ठीक है। वो उनको बस मोबाइल या लैपटॉप दे दो, दे आर बिजी इन प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड दैट सच थिंग्स, ठीक है। IKEAS एक इनोवेटिव सेल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया था सो दैट हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रमोट कर सकें, हम एवरी एक्सपेक्ट ऑफ इंडिया नॉलेज सिस्टम, अपने इंडिया के नॉलेज पे हम अपने इसको डिजर्व कर सकें फॉर फर्दर रिसर्च एंड सोसाइटल एप्लीकेशन। इसका एम है कि अपना जो हमारा इंडिया का हेरिटेज और ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रिजर्व करना और उसको प्रमोट करना इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, एग्रीकल्चर, बेसिक साइंसेज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। फाइन। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ 2022। अभी जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का, उन्होंने इंटेल इंडिया के साथ कोलेबरेट करके रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022 का प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका प्रोग्राम ये है कि हमें स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, कि किस तरह से वो लर्न कर सकते हैं और मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। ये सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जो क्लास 8 to 12 में है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये कि हम उनके अंदर अभी से ही AI टेक एंड सोशल स्किल्स की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, सो दैट हम यूथ को AI मतलब रेडी बना सकें। मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ न्यूज़ हम देख लेते हैं। अल नजाब फोर्थ की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल आर्मी ऑफ ओमन, वेरी इंपॉर्टेंट है। विनबाग सी बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड वियतनाम। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अल्फा फोल्ड। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसको डेवलप किया गया बाय डीप माइंड टेक्नोलॉजीज, जो कि गूगल की ही कंपनी है। इसने प्रेडिक्ट किया है कि किस तरह से जो भी प्रोटीन्स हैं उसके स्ट्रक्चर को पब्लिश किए, ठीक है। प्रोटीन्स आर कॉमनली रेफर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी लाइफ के, विच आर मेड अप ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ एमिनो एसिड। रिसर्चर ने इसमें अल्फा फोल्ड को यूज़ किया सो दैट वो कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ पे काम कर सकें, इंक्लूडिंग द सस्टेनेबिलिटी, फूड इनसिक्योरिटी, नेग्लेक्टेड डिजीजेस। फाइन। नेक्स्ट है ऑयल स्लिक्स इन ईस्टर्न अरेबियन सी। अभी एक न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने करी है, उसने बोला शिपिंग का जो ट्रैफिक है वो ही प्राइमरी कोज है कि जिस वजह से जो ईस्टर्न अरेबियन सी में ऑयल स्लिक्स होती हैं। ईस्टर्न अरेबियन सी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है जहाँ पे ऑयल पोल्यूशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हाई शिपिंग एक्टिविटी देखने को मिली है एंड इंटरनेशनल ऑयल टैंकर रूट भी है। क्या सिस्टम मेजर्स लिए गए हैं फॉर मेराइन ऑयल स्पिल क्लीन अप? OL जैपर ओलिवियस एज डेवलप्ड बाय तेरी, जो कि अपना रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टीट्यूट है। फ्लोटिंग बूम, डिफरेंट सॉल्वेंट्स, स्ट्रॉ वोल्केनिक है जो ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्कीमर्स एंड ऑयल्स को जिसको डिप्लॉय किया गया टू बोट्स। फाइन। नेक्स्ट है मोलिकुलर मोटर। साइंटिस्ट ने अभी क्या कि एक मोलिकुलर स्केल मोटर बनाई यूजिंग द DNA ओरिजिनो मेथड, ठीक है, जिसके अंदर वो करते हैं DNA को फोल्ड करते हैं टू क्रिएट 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोलिकुलर मोटर्स एक दे आर अ क्लास ऑफ प्रोटीन्स जो इंटरसेलुलर मूवमेंट करती है बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क, ठीक है। जैसे इनका कुछ एग्जांपल है हमारी बॉडी में क्या मतलब किस तरह से DNA अपने आप को मोल्ड करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मिटोसिस, ये सब में, ठीक है। कुछ इन्वेजिव स्पीसीज न्यूज़ में हम देख लेते हैं। विलियती कीकर दिल्ली अभी एक इम्प्लीमेंट कर रहे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ इट्स सेंट्रल रिच। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अभी इन्वेजिव स्पीस है, इन्वेजिव स्पीसीज वो होती हैं जो वहाँ के एरिया को मतलब कि ख़राब कर देती हैं। सपोज करो किस तरह का कोई भी प्लांट हो गया जो वहाँ की अच्छी स्पीसीज है उसको ख़राब कर देता है, अच्छे प्लांट को, ठीक है।
विद इंडिजीनियस स्पीसीज, ठीक है। इंडिजीनियस जो वहीं की होती हैं, जो साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका की होती हैं, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिश इंडिया ने, सो दैट फ्यूल और वुड रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकें, ठीक है। इसकी कुछ वीड लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एरिड कंडीशन में हो जाती हैं जहाँ पे सूखा हो, ठीक है, और वो वाटर टेबल को डिप्लीट करती हैं। अमेरिकन बल्फोक और ब्राउन ट्री स्किन है, अभी रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इन स्पीसीज़ की जो कॉस्ट है वो $16 बिलियन है वर्ल्ड में बिटवीन 1986 टू 2020 बाय कॉजिंग प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम क्रॉप डैमेज टू पावर आउटेजेस। नेक्स्ट है कोविन, ये आपको पता है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो कोविन के प्लेटफॉर्म को रीपर्पज करेगी फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, क्योंकि अभी तक सिर्फ कोविड वैक्सीन तक ही लिमिटेड था, अब इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तक और ब्लड डोनेशन के लिए रीपर्पज करेगी। कोविन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म था जिसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया था अगर आपको कोविड की वैक्सीन लेनी थी। इसको क्रिएट किया गया था फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी। इंडिया ने ऑलरेडी कोविन ओपन सोर्स फॉर ऑल कंट्रीज बना चुका है, सो दैट इजीली आप इसको असेस करो, अडेप्ट करो, यूज़ करो। लास्ट है कुछ प्लेसेस है न्यूज़ पे। देखो गाइस, वैसे तो प्लेसेस इन न्यूज़ ये आपका काम होना चाहिए करना, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। केनिया ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अभी अपनी बात करी किस तरह से वो केनिया में कुछ ऑयल प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्ट करेगी ऑन शोर, ठीक है, समुद्र के ऊपर बनाएगी। केन्या ईस्ट अफ्रीका नेशन है, कहाँ पे कहाँ का कंपनीज को कंट्रीज को नेबर करते हुए आप पढ़ना। ज्योग्राफिकल फीचर्स के हाईएस्ट पॉइंट माउंट केनिया, सेकंड हाईएस्ट इन अफ्रीका आफ्टर माउंट किलिमंजारो। मेन रिवर्स है व्हाइट नाइल और ताना रिवर है। लेक टुर्कुना है जो कि परमानेंट डेजर्ट लेक है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक है। लेक विक्टोरिया जो कि लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का, जिस अपना बॉर्डर शेयर करते हैं युगांडा तांजानिया के साथ। भूटान है जिसकी कैपिटल है थिम्पू। इसका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे हैं वो अभी भूटानी किंग के साथ मिले हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ सिर्फ पहली लाइन में होती है। भूटान स्मॉल लैंडलॉक कंट्री, आपको पता ही है, इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है। ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, 3 रीजन में डिवाइड है, नॉर्थ टू साउथ से लेके ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड ड्यूरास प्लेन। मेन रिवर्स है यहाँ पे तोरसा, वोंग, सेंकोस एंड मानस। इसका जो क्लाइमेट है हॉट सब ट्रॉपिकल है क्लाउथ में, जबकि कोल्ड है नॉर्थ साइड। हाईएस्ट पीक है थी गंगर न्यूसम, ठीक है। तो गाइस ये 31 जुलाई एंड 1 अगस्त के डेली कंटेंट कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।